मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक तुर्क गुलाम था। वो बादशाह को पानी पिलाने पर तैनात था। सारा दिन प्याला और सुराही उठाकर तख्त के पास खड़ा रहता। बादशाह इसकी तरफ देखता तो वो फौरन प्याला भरकर पेश कर देता। वो बरसों से यही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और बड़ी हद तक बादशाह का रमज शनास हो चुका था। लेकिन एक दिन इससे गलती हो गई। बादशाह को प्याला पेश किया। बादशाह घूंट भरने लगा तो देखा शाही प्याले का एक किनारा भूरा हुआ था और टूटे हुए प्याले में पानी पीना हिंदुस्तान के बादशाह की तौहीन थी। बादशाह ने प्याला नीचे दे मारा और गुलाम को 20 कोड़े लगाने की सजा सुना दी। बादशाह का हुक्म आखिरी हुक्म था। गुलाम को कोड़े भी लग गए और वो ड्यूटी से भी फारिग हो गया। वक्त बदला। औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद में डाल दिया और वो तमाम गुलाम और मुलाजमीन बूढ़े बादशाह पर तैनात कर दिए जिन्हें कभी शाहजहां ने सजाएं दी थी। वो पानी पिलाने वाला गुलाम भी इन मुलाजमों में शामिल था। बादशाह को कैद में प्यास महसूस हुई। बादशाह ने पानी मांगा। गुलाम आया और प्याला बादशाह के हाथ में पकड़ा दिया। बादशाह ने प्याले को गौर से देखा। वो शिकस्ता था और किसी ने इसकी किरचियां, इसकी ठेकरियां जोड़कर इसे काबिले इस्तेमाल बनाया था। बादशाह ने हसरत से प्याला देखा और फिर गुलाम की तरफ देखकर पूछा, मेरे साथ ये सलूक क्यों? गुलाम ने मुस्कुराकर अर्ज किया, हुजूर ये वक्त का सलूक है। ये वही प्याला है जिसका एक कोना भुरने पर आपने इसमें पानी पीने से इनकार कर दिया था और इसे जमीन पर मारकर तोड़ दिया था। मैंने इस टूटे हुए प्याले की किरचियां उठा ली थी। मैंने इन्हें जोड़ा और उस घड़ी का इंतजार करने लगा जब आपको वक्त इस प्याले में पीने पर मजबूर कर देगा। और बादशाह सलामत, वो वक्त आ गया है। शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू अगर ना भी आते तो भी बादशाह ने बाकी जिंदगी पानी इसी टूटे हुए प्याले में पीना था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया एक वादी है और इस वादी में हर शख्स को अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपनी हिमाकतों की बाज़गश्त बहरहाल सुनना पड़ती है। इमरान खान शाहजहां नहीं है और यह हुकूमत भी मुगलिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको 2014 के धरने याद होंगे। आपको वो याद हैं तो फिर आपको ये भी याद होगा इमरान खान, शेख रशीद, आरिफ अलवी और हमनवा उस वक्त क्या कहा करते थे। आपको ये भी याद होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवंबर 2017 में फैजाबाद में धरना दिया तो शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक और धरने की किस तरह हिमायत की थी और इमरान खान के उस वक्त क्या ख्यालात थे। आज के वजीर आजम उस वक्त फरमाया करते थे, एहतजाज इनका जमहूरी हक है और ये सच्चे आशिक रसूल हैं। आपको ये भी याद होगा मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक तोड़ने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2018 के इलेक्शन में खड़ा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन तकनीक पर एक दूसरे को मुबारकबादें दी थी। और आपको ये भी याद होगा 6 मई 2018 को नारोवाल में एहसन इकबाल पर हमला हुआ। ये जख्मी हुए और उस वक्त उनके बारे में क्या कहा गया। लेकिन आज सिर्फ 2.5 साल बाद वो सारी आवाजें लौट कर आ रही हैं और आज के शाहजहां अपने ही तोड़े हुए प्याले मुंह से लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। आज वही पुलिस है जिसे ये रेड जोन में धमकियां दिया करते थे, जिसके एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर डंडे मार मार कर जख्मी कर दिया था और जिस पुलिस को इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। आज हुकूमत इस पुलिस को रियासत करार दे रही है और वो लोग जिनके एहतजाज को 2017 और 2018 में जमहूरी हक कहा गया था, वो इमरान खान की हुकूमत में बैन भी हो चुके हैं और इन पर क्रैकडाउन भी जारी है। और ये बाज़गश्त सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। आपको याद होगा ये लोग इसहाक डार को क्या कहते थे, हफीज शेख और शौकत तरीन के बारे में इनके क्या ख्यालात थे, और जब ख्वाजा आसिफ पर सियालकोट में स्याही फेंकी गई थी या मियां नवाज शरीफ को जामिया नईमिया में जूता मारा गया था या लोगों ने एयरपोर्ट पर परवेज रशीद को घेर लिया था, तो ये लोग क्या कहते थे। और ये डॉलर की कीमत में 1 रुपया इजाफा पर भी क्या कहते थे। और जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी या पीआईए, स्टील मिल और रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश होती थी या वजीर आजम बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब, चीन और भारत के दौरे करते थे, तो इनके क्या ख्यालात हैं। ये गवर्नर हाउसेस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और जनूबी पंजाब के बारे में क्या कहते थे और ये किसको महंगाई में इजाफे का जिम्मेदार ठहराते थे। ये लोग किस तरह रोजाना 8 अरब रुपए की करप्शन का रोना रोते थे। ये अकरबा परवरी और दोस्तों को वजारतें देने की किस तरह दहाइयां देते थे और ये मुल्क से 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने, कर्जे मुंह पर मारने और बैरून मुल्क अकाउंट्स में पड़ी रकमें वापस लाने के दावे भी किस किस तरह करते थे। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ाने,
महंगाई कंट्रोल करने, 1 करोड़ मुलाजमतें देने, 50 लाख घर बनाने, पुलिस रिफॉर्म्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी की खुद मुख्तारी और मेरिट पर तकर्रियों के लिए भी किस तरह मरे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? शाहजहां टूटे प्याले को मुंह लगाने पर मजबूर हो गया। वो आसिफ अली जरदारी, जिसके दौर में मुल्की कर्जे 6,500 अरब रुपए से बढ़कर 13,500 अरब रुपए तक पहुंच गए, इमरान खान इसके दोनों वज़राए खजाना हफीज शेख और शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने पर मजबूर हो गया। सिर्फ सलीम मांडवी वाला बचे हैं और मुझे खतरा है ये भी आखिर में इमरान खान की काबीना में शामिल हो जाएंगे। और शायद वो वक्त भी आ जाए जब इमरान खान लंदन फोन करें और इसहाक डार को पाकिस्तान आने और वजारत खजाना संभालने की पेशकश करें। इनसे अब कुछ भी بعید नहीं कि किसी रोज मौलाना साद रिजवी को भी वजीर दाखिला बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कहते हैं ये हमेशा उससे उल्ट करते हैं। ये इस मुल्क में क्या हो रहा है? क्या हम सर्कस में बैठे हैं? ये लोग एक दिन भारत के साथ तिजारत खोलते हैं और दूसरे दिन बंद कर देते हैं और तीसरे दिन फिर खोलने की मंसूबाबंदी शुरू कर देते हैं। ये कभी हफीज शेख को मुआशी बकरात समझते हैं, फिर उसे फारिग करते हैं और उससे आखिरी मुलाकात भी नहीं करते। ये फिर हमाद अजहर को वजीर खजाना करार देकर कुर्सी पर बैठाते हैं और फिर इसे कलमदार लेकर एक ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं जिस पर नैब के केसेस हैं, जो आसिफ अली जरदारी के डेली अकाउंट्स के जिम्मेदार अनवर मजीद का रिश्तेदार और दोस्त है और जिसने ओमनी ग्रुप को बैंक लोन दिए थे। और ये नए वजीर खजाना वजीर आजम से पहली मुलाकात में क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमें पाकिस्तान की मईशत को इसहाक डार के दौर में वापस लाना होगा। ये फवाद चौधरी को वजारत इतलात से हटाते हैं, फिर दौस आशिक अवान को लाते हैं, उसे करप्ट कहकर हटाते हैं और फिर इस करप्ट को पंजाब में लगा देते हैं। ड्राइविंग सीट पर शिबली फराज को बैठा देते हैं और फिर एक दिन उन्हें भी हटाकर वजारत इतलात एक बार फिर फवाद चौधरी के हवाले कर देते हैं। ये तहरीक लब्बैक को आशिक रसूल करार देते हैं और फिर इस पर पाबंदी लगा देते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे खतरा है ये किसी दिन खुद को फील्ड मार्शल, चेयरमैन माओ या सुल्तान अर्तुगरुल डिक्लेयर ना कर दें या किसी दिन पूरे मुल्क की इमामत ना फरमा दें और हम सब इनके पीछे खड़े होकर नमाज तौबा अदा कर रहे हों। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेशुमार लोगों को बड़े बोलों का निशाना बनते देखा है, लेकिन जितना जल्द और खौफनाक तरीके से ये लोग निशाना बनते हैं, आप यकीन करें ऐसी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। अब इंतहा देखिए, ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं और साथ ही चीन को पाकिस्तान में शराब की फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे देते हैं। ये वैक्सीन तक इमदाद की हासिल करते हैं और इनके पास हर मसले का एक ही हल है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फोन सर्विस बंद कर दें। ये उस्मान बुज़दार पर डटे हुए हैं। ये आज भी समझते हैं उस्मान बुज़दार में अल्लामा इकबाल के शाहीन की रूह छुपी बैठी है और ये किसी भी वक्त पूरे सूबे को चट्टानों पर बसेरा करा देंगे। उस्मान बुज़दार के बाद अब रूहानी ताकतें हम्माद अजहर पर मंडला रही हैं। पंजाब का नसीब अब इनमें दिखाई दे रहा है। ये लोग क्या हैं? ये शायद कुदरत की बाज़गश्त हैं। ये मकाफात अमल की वो खुली किताबें हैं जो सदियों तक कौमों के लिए इबरत की निशानी बनी रहती हैं। खुदा के लिए इन्हें रोकें, वरना ये हमें रुकने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये वो शाहजहां हैं जो टूटे हुए प्याले सिर्फ अपने होंठों से नहीं लगाते, बल्कि पूरी कौम की नाक भी इनमें डुबो देते हैं। लिहाजा अब बस करें, कौम की अब बस हो चुकी है।